ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका जो डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, सपोज मेरे पास एक सेल है इस तरह से। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और लेट्स सपोज मेरे पास और एक सेल है ये। ठीक है, नाउ सी हाउ वी कनेक्ट इट। ठीक है, इस तरह से हम सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये अब यहाँ सपोज मेरे पास दो सेल्स का सर्किट है और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, सपोज ये सेल का जो ईएमएफ है दैट इज E1 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, और इसका सपोज E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका है वो R2 हो गया। ठीक है, और सपोज इसका जो करंट है दैट इज I1 और इसका जो करंट है दैट इज I2। ठीक है, अब यहाँ जो करंट आपको मिल रहा है सो ऑब्वियसली दैट विल बी I1 प्लस I2। ठीक है, और मान लो कि वो I के बराबर है। ठीक है, चलिए एक और काम करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इसका एक इक्विवेलेंट यहाँ बना लेते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स कि मैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को मैं क्या करूँ, आई विल एक्चुअली ट्राई टू नॉट ड्रॉ दिस कॉम्बिनेशन बट एक्चुअली एक इमेजिनरी सर्किट बनाऊं जिसमें मैं इस कॉम्बिनेशन के लिए एक इक्विवेलेंट सेल से इसको रिप्लेस कर दूं। ठीक है, ये जो सेल है यहाँ पे ये इन दो सेल्स के लिए एक इक्विवेलेंट सेल का काम करेगा, यानी कि इन दोनों का जो भी ईएमएफ होगा मिलके जो भी ईएमएफ बनाएगा वो होगा ये ई इक्विवेलेंट। ठीक है, और इन दोनों का जो भी मिलके ये रेजिस्टेंस बनाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मैं आर इक्विवेलेंट कहूँगा। ठीक है, और इस सेल से ऑब्वियसली उतनी ही करंट पास होगी, या इस ये दो सेल्स उतनी ही करंट जनरेट कर पाएंगे जितनी ये दो सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट सेल उतना ही करंट जनरेट करेगा जितना ये दो कॉम्बिनेशन कर रहा था, और ये है आपका आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ऑब्वियसली इस डायग्राम को देख के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आई जो है वो बराबर होगा ई इक्विवेलेंट यानी कि ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन नेट रेजिस्टेंस यानी कि आर प्लस आर इक्विवेलेंट। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो वही इक्वेशन है जो इससे पहले हमने सीरीज में देखी थी। ऑब्वियसली ये वही इक्वेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ करंट निकाल रहे हैं यहाँ पे और उनकी इक्वेशन सेम ही होगी। इट विल नॉट बी अ डिफरेंट इक्वेशन बिकॉज करंट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इट्स नथिंग डिफरेंट चाहे आपके पास सीरीज हो या पैरेलल हो। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें सीरीज का तो ये ई इक्विवेलेंट पता चल गया, बट अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट नहीं पता, यही ढूंढना है हमें। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज डिफरेंट फॉर दीज, ठीक है, कॉम्बिनेशंस। यानी कि कॉम्बिनेशन में अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तो वही यही ई इक्विवेलेंट और यही आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट? हमने पीछे भी हमने क्या किया था, हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज किया था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। सो आई विल ड्रॉ टू लूप्स बिकॉज यहाँ दो अननोन्स है I1 I2, तो दो लूप्स बनेंगे। एक आपका ये लूप होगा और दूसरा ये लूप होगा, ये आपका दूसरा लूप होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली मैं लूप 1 और लूप 2 के लिए, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लूप फर्स्ट में मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, सो हम यहाँ से शुरू करेंगे लूप फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ से जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ आप देख रहे हो वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो आप लिखोगे -E1। ठीक है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन ये है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट मीन्स in the opposite direction of current potential rises, so I will write plus I R1। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू I1 करंट जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ I1 R1 लिखूंगा। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट आगे बढ़ते हुए हम अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखिए ये पूरा घूम के आपको यहाँ एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मिल रहा है, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वजह से देखिए करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो आई विल राइट I
आर। अब बोलोगे मैंने आई क्यों लिखा, आई वन क्यों लिखा, बिकॉज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज आई। यहाँ देखिए ये आई वन प्लस आई टू, आई ये इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। सो आई विल राइट आई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं अगर प्रॉपरली लिखूं रीअरेंज करके, ठीक है, तो आई विल राइट आई वन आर वन इज इक्वल टू, ठीक है, आई एक मिनट, ये माइनस ई वन था उधर चला जाएगा तो प्लस ई वन हो जाएगा, और ये प्लस आई आर था उधर चला जाएगा तो माइनस आई आर, ठीक है। और ये काम करता हूँ, ये आर वन यहाँ से हटा के यहाँ नीचे लगा देता हूँ आर वन, ठीक है। इसको इक्वेशन को थोड़ी और सही से लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, दैट आई वन इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन, ठीक है, माइनस आई आर अपॉन आर वन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो आपको लूप टू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई टू आप यहीं से लिख सकते हो, दैट कैन बी इक्वल टू ई टू अपॉन आर टू माइनस आई आर अपॉन आर टू। ध्यान से देख के ही आप यहाँ से लूप टू की वजह से जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, मैं क्या करूँगा, आई विल डेफिनेटली ऐड I1 एंड I2। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ ये I का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। सी, तो अब मैं क्या करूँगा, सी आई कैन राइट एडिंग I1 एंड I2। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि I1 प्लस I2 इज एक्चुअली I, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो I1 किसके बराबर है, I1 बराबर है E1 अपॉन R1, ठीक है, माइनस आई आर वन, सॉरी आर वन नहीं है, आर है, आर अपॉन आर वन, ठीक है, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस आई आर अपॉन R2, ठीक है, इज इक्वल, देखो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। मैं i की टर्म्स, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म्स हैं, इनको उधर ले जाऊंगा, यहाँ सिर्फ i e की टर्म्स रखूंगा। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ E1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू I, ठीक है, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस I R अपॉन R1, ठीक है, प्लस I R अपॉन R2, ठीक है। यहाँ से I कॉमन निकाल लें, सो यू विल गेट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू, I कॉमन निकाल लें तो आपको मिलेगा अंदर से 1 प्लस R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2। एक काम करते हैं, यहाँ से R भी कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर इक्वेशन लिखते हैं पहले। So you will get E1 upon R1 plus E2 upon R2 is equal to I कॉमन है तो 1 प्लस यहाँ से R कॉमन निकाल लिया, ठीक है, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं I को यहीं रख के बाकी इक्वेशन इधर ले आता हूँ, ठीक है। सी हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, सो आई विल राइट I इज इक्वल टू, ठीक है, I को वहीं रख दूंगा, बाकी इधर लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये तो इस साइड यही है, ऊपर ही है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। अब नीचे का जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है ये यहाँ आ गया नीचे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस R और ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन का क्या मैं करूँगा, आई विल सिंपली, मैं चाहता हूँ कि ये R मुझे अकेला मिले, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से मैं
डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो i इज इक्वल टू, यहाँ पहले ये ऊपर टर्म है आपकी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर को आप डिवाइड क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं डिनोमिनेटर लिखने जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ये इस 1 का भी है, इसका भी है, राइट। तो अगर इसका भी है इसका भी है तो ये और ये तो कट जाएगा, लेकिन 1 के नीचे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ इस न्यूमरेटर का तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं प्रॉपरली इस तरह से अंडर ब्रैकेट रखूँ ताकि आप प्रॉब्लम आप कुछ गड़बड़ ना कर दो। ठीक है, सो इस इक्वेशन को अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, i इज इक्वल टू E1 बाई E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और यहाँ आपको मिलेगा 1 बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R, क्योंकि इस R के साथ जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के डिवाइडेड में जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो आपको अकेला ही मिल जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिफ्रेज करूं तो कुछ आपको इस तरह से मिल रहा है, दैट I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ तक तो कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही है, डिवाइडेड बाय ये R मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। So if you look properly, wait, this is not 1 upon R1, this is 1 by 1 upon R1 plus 1 upon R2, right? यहाँ देखिए, ठीक है, okay. Now this is my equation. If I compare this equation with my original equation, ठीक है, अगर मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूं जो कि ये था दिस वन, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। अब मैं अगर देखूं तो E इक्विवेलेंट की जगह आपको क्या दिख रहा है, E इक्विवेलेंट की जगह आपको ये सारा दिख रहा है, दिस होल थिंग। सो दैट मीन्स दिस E इक्विवेलेंट इज व्हाट, आई कैन राइट दिस E इक्विवेलेंट इज नथिंग बट E1 upon R1 plus E2 upon R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is your E equivalent. ठीक है, and what about R equivalent? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R equivalent की जगह आपको ये दिख रहा है 1 upon this। तो इसका मतलब यहां आपको R equivalent नहीं मिला है, यहां आपको, ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू राइट, हाउ डू आई राइट R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू राइट। ठीक है, आपको असल में वहां R इक्विवेलेंट नहीं मिला, आपको 1 बाय R इक्विवेलेंट मिला। ध्यान से देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, अगर मैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखूँ ना, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, देखिए दिस इज योर R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर मैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखूँ, ठीक है, दैट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, दिस इज योर R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, सॉरी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि ये R इक्विवेलेंट है, राइट, तो ये सारा R इक्विवेलेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ आई वांट टू राइट इट प्रॉपर्ली आई विल राइट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो दैट ये रेसिप्रोकल होके आपको ये सिर्फ मिले। ठीक है, ओके।
ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्पेशल केसेस। ठीक है, ओके तो अब अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें, ठीक है, सपोज आपके पास n नंबर ऑफ, ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, n आइडेंटिकल सेल्स हैं आपके पास, यानी कि उनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सब सेम है। ठीक है, तो आपका ई इक्विवेलेंट क्या बन जाता है? इफ़ यू रिमेंबर थोड़ी देर पहले हमने ई इक्विवेलेंट लिखा था, ठीक है, किसके बराबर था वो? E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, दो सेल्स के लिए लिखा था ना, तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ सेल्स है, तो ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ तक अपॉन 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस अप टू Rn तक। ठीक है, तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो किस तरह से हम लिखेंगे फिर ई इक्विवेलेंट ऐसे सेल का, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन का। तो ई इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, देखिए, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस इट गोज ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा ऊपर? देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर इसका मतलब अब E1 E2 तो रहा नहीं, तो इसका मतलब E/R प्लस E/R प्लस अप टू n टाइम्स, है ना। और इसी तरह से नीचे 1/R प्लस 1/R प्लस ऐसी अप टू n टाइम्स। ठीक है, यानी कि आपको मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको, यू विल गेट n टाइम्स E/R, n टाइम्स E/R, ये ऊपर है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा आपको? n/R, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे n और n कैंसिल, r और r कैंसिल, सो यू विल गेट व्हाट? E। सो इसका मतलब E इक्विवेलेंट n नंबर ऑफ सेल्स का अगर आप E इक्विवेलेंट निकालोगे, जो कि अगर पैरेलली कनेक्टेड है, तो आपको क्या मिलता है? वो E, यू विल गेट E। दैट मीन्स इफ यू कनेक्ट नंबर ऑफ सेल्स पैरेलली, जिनका जो कि सेम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं, तो पैरेलल में आपका ईएमएफ बढ़ता नहीं है। ठीक है, आपको वही ईएमएफ मिलता है जो एक सेल का ईएमएफ होगा, चाहे आप कितनी भी नंबर ऑफ सेल्स पैरेलली कनेक्ट कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद योर रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट आर इक्विवेलेंट, राइट, तो आपको, हमने इससे पहले लिखा था 1/R इक्विवेलेंट, राइट। तो 1/R इक्विवेलेंट आपको क्या मिला था? आपको मिला था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ आपको असल में क्या मिल रहा है? 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन, तो इट मीन्स इट इज़ एक्चुअली n/R। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी एक्चुअली में कम हो जाती है। ये आर इक्विवेलेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? आर इक्विवेलेंट असल में होगा R/n के। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल में कम हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्पेशल केस। ठीक है, ओके, लेट्स सी। तो आपके पास मान लो कि m रोज हैं, ठीक है, और n आइडेंटिकल सेल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है? m रोज हैं, ठीक है, m नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, और हर एक रो में m रोज कंटेनिंग n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? कुछ इस तरह से, यानी कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, और इसी तरह से n नंबर ऑफ सेल्स। इसी तरह से दूसरा रो है, ये दूसरा रो है, ठीक है, और ये कंटिन्यू। इसी तरह से ये तीसरा रो है, ठीक है, एंड कंटिन्यू। ठीक है, सो इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, सो और कितने रोज हैं? ये m नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, राइट, m नंबर ऑफ रोज है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, बात समझ आ रही है?
ओके, तो पहली चीज़, यहाँ सेल्स कितनी है, यहाँ सेल्स कितनी है, यहाँ सेल्स हैं n सेल्स, और वो किस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए, इस सीरीज का एक रो का क्या होगा, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, वो होगा n टाइम्स ई। ठीक है, n टाइम्स ई। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट इस रो का, एक रो का, वो क्या होगा, वो होगा n टाइम्स आर। ये एक रो का है। और ऐसे ही आपके पास मल्टीपल रोज हैं। कितने रोज हैं आपके पास, m नंबर ऑफ रोज। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्पेशल डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए अलग से, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक सर्किट खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ n टाइम्स ई, इसका भी यही, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, और एक करंट आई है सपोज। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है और सबकी ईएमएफ n टाइम्स ई है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ईएमएफ कितना होगा, पैरेलली सारे कनेक्टेड है। तो इससे पहले जो हमने स्पेशल केस किया था कि आपके पास आइडियल सेल्स हैं और नंबर ऑफ आइडियल सेल्स हैं, और सब मतलब एक एक सेल पैरेलल कनेक्ट की गई है, तो ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था उसमें ईएमएफ नहीं बढ़ता है, यानी कि उस कॉम्बिनेशन का ईएमएफ सेम ही रहता है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ जो ई इक्विवेलेंट इस पूरे कॉम्बिनेशन का मिलेगा वो कितना होगा, वो एक सेल के बराबर होगा, और एक सेल का कितना है, n टाइम्स ई। ठीक है, अब बात आती है आर इक्विवेलेंट की। ठीक है, अब देखिए ये भी आर इक्विवेलेंट है, ये भी आर इक्विवेलेंट है, कितना, n टाइम्स आर। ये भी आर इक्विवेलेंट है, कितना, n टाइम्स आर। और हमने थोड़ी देर पहले दिखा था, ठीक है, कि जो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, वो कितना था, हमने उस टाइम लिखा था आर इक्विवेलेंट, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, अगर आपको याद होगा, हमने लिखा था आर अपॉन n, और ये n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और ये r क्या था, एक रेजिस्टर। ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो r अपॉन n। ठीक है, दिस वाज n नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज थे वो। ठीक है, तो यहाँ आपको पता n नंबर ऑफ सेल्स एक्चुअली इन रोज। ठीक है, कितने नंबर ऑफ n नंबर ऑफ रोज में, तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या लिखना है, एक ये है, एक रो में कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज आर इक्विवेलेंट एक रो का, और वो कितना था, n टाइम्स आर। और ये कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, m टाइम्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है, फिर से एक बार समझा दूं। इससे पहले जो स्पेशल केस हमने किया था उसमें हमने लिखा था कि जो अगर नंबर ऑफ सेल्स आपके पास पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट उनका बनता है वो r अपॉन n बनता है। ये r क्या था, ये एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये n कितने सेल्स लगे हैं। ऑब्वियसली वहाँ हमने एक एक रो में एक ही सेल लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ मल्टीपल सेल्स लगी हैं, कितनी, n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ जो आपके पास एक रो में सेल्स है वो n नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब, और पर हर एक रो का उसके बाद कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि हर रो का कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस बन रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो n टाइम्स r है। ठीक है, तो हम इस इक्विवेलेंट सर्किट से ही ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज n टाइम्स r, एक रो का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो r असल में लिखना था, मुझे n टाइम्स r लिखना है, क्योंकि एक रो का n टाइम्स r है। ठीक है, और डिवाइड